सो हाय एवरीवन। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे स्टैटिक फाइल्स को अपन ऐड करते हैं और किस तरह से फ्रंट एंड से यानी बैक एंड से डेटा को फ्रंट एंड पर भेजते हैं। ये काफी सही। देखो, कोई भी वेबसाइट आप बनाओ तो ये सब चीजें कॉमन है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर आपने खुद से प्रोजेक्ट बनाया होगा या फिर मैं जो जेंगो पढ़ा रहा हूँ ना, अगर आप बनाते भी जा रहे हो साथ साथ, तो मेरे लिए इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। पर इफ यू आर नॉट मेकिंग अ प्रोजेक्ट, सो ये आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा इन फ्यूचर। सिर्फ और सिर्फ यह एक थ्योरी रह जाएगा। और जब भी आप कभी जेंगो का जिक्र करोगे तो फिर से आपको सीखना पड़ सकता है, क्योंकि जेंगो एक ऐसा चीज नहीं है कि एक बार आप प्रोजेक्ट बना लोगे ना, वो सिंपल या बड़ा कैसा भी प्रोजेक्ट हो सकता है, छोटे बड़े। लेकिन जब एक प्रोजेक्ट एटलीस्ट आप खुद से ट्राई कर लोगे तो इसका जो बेनिफिट आपको ये होने वाला है कि इन फ्यूचर जेंगो के अंदर जो भी चीजें आप नया करोगे, सीखोगे, वो आपको बहुत ईज़ी लगेगा। देखो, कोई भी टीचर से आप कोई चीज़ पढ़ते हो ना, तो वो पूरा का पूरा नहीं पढ़ा देता है, ठीक है? वो आपको उस लेवल तक पहुँचा देता है कि उस पर्टिकुलर उस फ़ील्ड में जब भी कोई चीज़ नया आपको सीखने के लिए मिले या फिर नया आपके लिए न्यू हो, न्यू चीज़ें का इन्वेंशन हो या नई चीज़ें उसमें ऐड हो, तो आपको ग्रैब करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। जैसे पाइथन मैंने आपको इतना पढ़ाया है कि पाइथन के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत है, बहुत ऐसे लाइब्रेरीज़ हैं। तो जब भी उसका इस्तेमाल करोगे ना, तो उसका जो फ्लो चार्ट होगा, उसका जो प्रोटोकॉल्स होंगे उसका यूज़ करने का, वो आपको समझ से बाहर नहीं होगा। वो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं, वो छोटी-मोटी चीज़ें को लेके ही बनता है। अगर आप स्कूल का अगर ये देखो, मतलब मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जो बच्चा को जो जो एक कोई छोटा बच्चा है, उसने कभी एनाकोंडा का मान लो नाम नहीं सुना है, ANACOND, एनाकोंडा का नाम नहीं सुना है, ठीक है? बच्चा है वो। तो लेकिन हाँ, उस अगर वो एनाकोंडा का नाम नहीं सुना, उसके लिए न्यू है, तो उसके लिए एक चीज़ तो पता होगा कि ये A है, ये N है, ये A है, CO है, ONDA, इस तरह से है। इतना तो उसको पता होगा। तो एट लीस्ट जिन्हें यही नहीं पता होगा कि अल्फ़ाबेट क्या होता है, वो पढ़ ही नहीं पाएगा कि लास्ट में A है, N है, A है, C, किस तरह से क्या-क्या लिखे हुए हैं वहाँ पर, ठीक है? तो आपको बेसिक से ज़्यादा एडवांस तक पता है, पर उसमें बहुत चीज़ें और भी है प्रोडक्शन बेसिस पर। लेकिन जब आपको उसका ज़रूरत पड़ेगा ना, तो आपको समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है? बहरहाल, अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जैसे अपन नॉर्मल जब प्रोजेक्ट करते हैं ना, तो उसमें स्टैटिक फाइल्स को रखते हैं, ठीक है? स्टैटिक फाइल्स हमारे लिए ज़रूरी होता है, क्यों? क्योंकि जैसे 2 स्टैटिक फाइल हमने ऐड किया था, style.css, एक style1.css करके दिखाया था नॉर्मल वे में यूज़ करके। क्योंकि style.css जो है ना, वो दिखाया था registration.html वाले पेज में कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, लोड स्टैटिक किस तरह से किया था, फाइल का लिंकिंग किस तरह से, सब कुछ सेम ही था। लिंक जिस तरह से अपन करते हैं फाइल का, सब कुछ सेम ही था। बस जो लोकेशन जहाँ पर अपन डालते थे, जैसे लोकेशन डालते हैं ना, उस जगह पर हमने क्या किया, वो लोकेशन तो सेम ही था style.css, ठीक है? जो पाथ है हमारी फाइल का, लेकिन बस उससे पहले कोड से पहले स्टैटिक लगा दिया, क्योंकि वो कहाँ है, हर बार वो कहाँ रिडायरेक्ट करेगा, स्टैटिक फ़ोल्डर को। यहाँ भी जावास्क्रिप्ट का मान लो फाइल है, तो हर बार किसको हिट करेगा वो, स्टैटिक डायरेक्टरी को। अच्छा, ये चीज़ कहाँ जाएगा? क्या ये इस फ़ोल्डर को खोजेगा? नहीं, ये पता है कहाँ खोजेगा? ये सेटिंग्स.py में हमेशा खोजेगा। ये स्टैटिक कहाँ है भैया? बोलेगा ये है भैया स्टैटिक। अच्छा, ये स्टैटिक डायरेक्टरी में जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो तब जाके उस फ़ोल्डर पे जाएगा वो, राइट? ये जेंगो का काम है बहरहाल। तो अब देखिए, आपने तो ये देख लिया कि किस तरह से बैकएंड से डेटा को फ्रंट एंड में भेजते हैं, ठीक है? जैसे मान लो अगर होम पेज पर, अच्छा जिस पेज पर आपको भेजना है ना, आपको उसी फंक्शन में लिखने हैं, ठीक है? जैसे आपका होम था ना एक, जैसे मान लीजिए मैं आपको क्या करता हूँ, 127 ये हो गया और होम। होम पे देखो, द वैल्यू ऑफ a इज़ 12। 12 मैंने स्टैटिक पेज पर नहीं लिखा। ये जो index.html है, वहाँ कहीं 12 लिखा क्या? नहीं, a लिखा। अब a का वैल्यू है, वो कहाँ से आ रहा है? बैकएंड से आ रहा है। तो देखो, हमने होम फंक्शन पर ही लिखा। अगर मान लो मैं अबाउट फंक्शन पे लिख दूँ कि val इक्वल टू मान लो 12, एक वेरिएबल बनाया और इसको मैं भेज दूँ कहाँ? यहाँ मान लो एक नया वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, डिक्शनरी की हो गया और वैल्यू में वैल हो गया, ठीक है? ये मैं भेज देता हूँ। तो ये जो फंक्शन है, वो about.html का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है? about.html पेज को, टेम्पलेट को रिडायरेक्ट कर रहा है। तो about.html पर ही जाना है। अगर मैं देखो वैल्यू इक्वल टू 12 मैंने लिखा है ना, तो अगर रजिस्ट्रेशन पे इसको भेजूँ, तो मान ली, या फिर इंडेक्स पे भेजूँ कि भैया ये चीज़ फिर से आ जाओ, द वैल्यू ऑफ वैल, जो वैल वेरिएबल लिया ना मैंने, वेरिएबल है और कुछ नहीं, आप नाम कुछ भी ले सकते हो। तो देखो क्या ये यहाँ पे आता है? द वैल्यू ऑफ वैल इज़, वो वैल का वैल्यू ही नहीं आया जी। क्यों? क्योंकि
वैल ये जो index.html है ना, जिस फंक्शन से आ रहा है, उस फंक्शन में वैल की वैल्यू है ही नहीं, वहाँ तो a, b और c की वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पे वैल लिख दूँ, यहाँ पे लिख दूँ वैल इक्वल टू 12 और यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ इस डिक्शनरी में एक नया की और पेयर डाल दूँ, एक नई वैल्यू डाल दूँ, वो वैल्यू होगी वैल इक्वल टू 12। अब जी, अब तो आना होगा इसको। देखो द वैल्यू ऑफ वैल इज 12, ये मैंने फ्रंट एंड पे नहीं लिखा, ठीक है। ये देखो वैल्यू सिर्फ और सिर्फ मैंने वेरिएबल का नाम दिया। तो पाइथन में वेरिएबल को अगर प्रिंट करना हो, मतलब जेंगो में पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से अगर किसी वैल्यू को प्रिंट करना हो या फिर आपके फ्रंट एंड पर भेजना हो, तो उसकी मदद से क्या दोनों साइड से डबल कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, दोनों साइड से डबल कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो अबाउट पेज पे अगर मुझे भेजना हो वैल्यू इक्वल टू 12, ठीक है, तो अबाउट पेज पर मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे। यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा द वैल्यू ऑफ डी, सॉरी डी नहीं, द वैल्यू ऑफ वेल इज कितना, वेल, ठीक है। अब आप जाइए कहाँ, अबाउट में, अबाउट 120, अबाउट, देखिए द वैल्यू ऑफ वेल इज 12। आप समझ रहे हो ये कैसे, किस तरह से बैकएंड से डेटा भेजते हैं अपन फ्रंट एंड पर, ये आपने देखा था। तो जिस फंक्शन पे आपको भेजना है, जैसे मान लीजिए एक क्या करता हूं मैं, ये आप करो जितना ज्यादा आप करोगे ना, एक मैं कॉन्टैक्ट नाम का यूआरएल बनाता हूँ, होता है ना किसी वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट, तो मैं क्या करता हूँ, कॉन्टैक्ट नाम का बनाता हूँ एक यूआरएल। मतलब अब देखो मैंने यूआरएल तो बना दिया, लेकिन अब देखो एरर आया होगा यहाँ पे। एरर क्या, भैया जो आपने कॉन्टैक्ट बनाया है ना, उसमें एक कॉन्टैक्ट नाम का व्यूज के अंदर कॉन्टैक्ट नाम का, अब क्योंकि यहाँ पे व्यूज डॉट कॉन्टैक्ट मतलब व्यूज, ये मान के चलता है ये कि व्यूज के अंदर एक फंक्शन है क्या, कॉन्टैक्ट नाम का, राइट। मैं क्या करता हूँ, एक नया फंक्शन बनाता हूँ कॉन्टैक्ट, और ये बाय डिफॉल्ट क्या पैरामीटर लेता है, REQUEST, रिक्वेस्ट, राइट। और रिटर्न कर रहा है, अब क्या रिटर्न कर रहा है, मान लीजिए अगर एचटीटीपी रिस्पांस करेगा तो एचटीटीपी रिस्पांस मतलब कुछ आपको प्रिंट करने हैं, लिख के भेजने हैं। अगर कोई पेज भेजना है, मतलब आप चाहते हो कोई पेज जाए, तो पेज किस तरह से भेजोगे, एक रेंडर से रेंडर करोगे पेज को, और यहाँ पे मान लीजिए मैं दे रहा हूँ contact.html, ठीक है, contact.html। अब contact.html एक पेज भी तो होना चाहिए टेम्पलेट्स के अंदर। मैं क्या करता हूँ, न्यू फाइल बनाता हूँ contact.html, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब जब देख लेंगे एरर है भी या नहीं, तो देखिए कोई एरर नहीं है, सब कुछ साफ सुथरा है। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 127 ये हो गया। अब डालूंगा मैं कॉन्टैक्ट, तो देखो आ गया, खुल गया। अब कोई कुछ लिखा ही नहीं, एचटीएमएल पेज हमारा खाली है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक कॉन्टैक्ट पेज जैसे होता है ना कि अपन एचटीएमएल का पहले ये बनाते हैं, ठीक है, बन गया। मान लीजिए टाइटल में मैंने लिख दिया कॉन्टैक्ट, ठीक है, और ये हमारा बॉडी हो गया। बॉडी के अंदर लिखते हैं, एक H1 टैग लेते हैं अपन, माय कॉन्टैक्ट नंबर इज, माय कॉन्टैक्ट नंबर इज, ठीक है, ठीक है, मैंने लिख दिया अपना कॉन्टैक्ट नंबर, और यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश, देखो माय कॉन्टैक्ट नंबर इज ये आ गया, ठीक है। अब देखो ये तो मैंने स्टैटिक पेज पर लिखा, स्टैटिक पेज पर लिखा, लेकिन क्या हमारे पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर होंगे, मान लीजिए देखो आपको इस तरह सोचना है, कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ ऑफ HR इज, मान लीजिए ये HR का कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ, मान लीजिए आपके पास हो सकता है HOD का, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ CEO का, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ फाउंडर का, फाउंडर का कॉन्टैक्ट नंबर हो सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए आपकी वेबसाइट पे 4 इंसान का कॉन्टैक्ट नंबर है। अब देखिए, हालांकि आप चाहें तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसके जगह पे ऐसा कुछ डाल दोगे, इसके जगह पे ऐसा कुछ डाल दोगे, इसके जगह पे ऐसा कुछ डाल दोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है जी, ठीक है। अलग अलग नंबर है, राइट। तो अब इसका डिजाइनिंग आप CSS में कर सकते हो, मैं डिजाइनिंग करके नहीं दिखा रहा हूँ, डिजाइनिंग आपकी मर्जी, आप किस तरह से कर रहे हो, राइट। तो ये देखो, अब ये चीज यहाँ पे मुझे फ्रंट एंड पे अगर नहीं लिखना हो, मैं ये आपके पास 2 ऑप्शन है, पहला या तो फ्रंट एंड पे ही लिख दो, ठीक है, दूसरा या तो बैक एंड पे लिख दो। जैसे कॉन्टैक्ट का पेज है ना, मैं क्या करता हूँ, HR का नंबर एक लिखता हूँ, वेरिएबल बनाता हूँ 7070757022, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, एक HOD का वेरिएबल बनाता हूँ, और HOD का वेरिएबल मान लीजिए 7774 हो गए, 48 और 10, मान लीजिए ये है। फिर आपका है CEO का नंबर है, CEO का नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। मान लीजिए फाउंडर का नंबर है
फाउंडर इक्वल टू एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा है अपन और कुछ नहीं 9874561230 माने ये आपके फाउंडर का नंबर है, राइट? अब ये क्या मैंने बैकएंड में बना लिया है। अब बैकएंड में बनाना इन द सेंस डेटाबेस में बनाना, मतलब ये देखिए बैकएंड में है इसका मतलब डेटाबेस में है। अभी आपने डेटाबेस सीखा भी नहीं है, लेकिन आपने जो वेरिएबल बनाया तो एक डेटा ही तो होता है, डेटाबेस ही तो होता है जो आपके डेटा को टेम्पररी होल्ड करके रखता है, ठीक है? ये भी तो एक डेटाबेस है। तो चलिए मैंने भले ही मेन डेटाबेस में नहीं रखा पर रखा तो डेटाबेस में ही है। तो ये सब हमने रख दिया। अब जब डेटाबेस में रखेंगे तो वहाँ से निकाल लेंगे अपन, तरीका होता है। मैं डिक्शनरी में क्या करता हूँ, मैं भेज देता हूँ ये सब डेटा। एचआर नाम का एक वेरिएबल बना के एचआर वैल्यू को दे देता हूँ। एक बनाता हूँ वेरिएबल एचओडी नाम का और इसके अंदर एचओडी का डेटा डाल देता हूँ, मतलब की और वैल्यू। एक की बनाता हूँ मैं सीईओ नाम का, सीईओ नाम का, और इसके अंदर वैल्यू क्या डालूँगा सीईओ, ठीक है? क्योंकि ये हमारा लोकल वेरिएबल है इसलिए यहाँ पे इसको वो नहीं करना पड़ रहा है, कोट्स में नहीं डालना पड़ रहा है। अब ये फाउंडर को कोट्स में इसलिए डालना पड़ रहा है कि ये की है, तो की एक नया होता है हर किसी के लिए, राइट? तो फाउंडर मैंने डाल दिया, ठीक है? अब ये सब डाल दिया मैंने। अब इसको कहाँ लिखना है जी? यहाँ पे अब मैं स्टैटिक नहीं लिखूँगा, डायनामिक लिखना चाहता हूँ। ठीक है? डायनामिक लिखना है मान लीजिए तो एचआर डाल दिया, एचआर क्यों? ये देखिए व्यू एचआर नाम का हमने एक की बनाया था, तो की डाल दिया ताकि इसका वैल्यू खुद ही ये आ जाए यहाँ पर। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या कर रहा है सीईएचओडी नाम का वेरिएबल मैंने बनाया था। अब यहाँ पे सीईओ नाम का एक वेरिएबल बनाया था और यहाँ पे एक फाउंडर नाम का वेरिएबल बनाया था जी, ठीक है? फाउंडर नाम का। अब रिफ्रेश करते हैं, देखो सबका डेटा आ गया यहाँ पर। ये 98 वाला नंबर कहाँ लिखा था मैंने? यहाँ पर फाउंडर का नंबर है। तो इस तरह से मैंने डिक्शनरी फॉर्मेट में डेटा को भेज दिया। पहले पेज का लिंकिंग करते हैं, उसके बाद फिर डेटा अगर भेजना है तो डेटा का लिंकिंग करते हैं। तो कॉन्टैक्ट वाले पेज पर ये डेटा आ गया। अच्छा ये कॉन्टैक्ट वाले पेज पे आया, अबाउट पे नहीं, ये इंडेक्स होम पेज पे नहीं, जिस पेज पर आप भेजना चाहते हो उस पेज पर जाता है। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर है, ठीक है? चलिए इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और कुछ नया चीज़ सीखते हैं। वो नया चीज़ ये था कि रजिस्ट्रेशन का जो पेज मैंने बनाया था, ये देख रहे हो आप? ये रजिस्ट्रेशन का पेज ये कैसे मैं क्या करता हूँ इसको कट कर देता हूँ और होम की जगह पे जो रजिस्ट्रेशन नाम का यूआरएल बनाया था आपको याद है? REGISTRATION रजिस्ट्रेशन, ये स्टेशन नाम का बनाया था, राइट? तो देखो यहाँ पे टाइम आ रहा है 16 मार्च 8:05 AM, यहाँ देखो 16 मार्च 8:05 AM, ठीक है? टाइम कहाँ से आ रहा है? बैकएंड से आ रहा है, फ्रंट एंड से नहीं आ रहा, बैकएंड से आ रहा है। ये अब ये अपन जितनी बार रिफ्रेश करेंगे उतनी बार ये मतलब जो लोकल टाइम होगा, करंट टाइम होगा, चेंज होगा, ठीक है? बैकएंड से आ रहा है। अच्छा यहाँ पे ईमेल है और यहाँ पे पासवर्ड है, ठीक है? अब आपके मन में एक क्यूरियोसिटी होगी कि सर बैकएंड से फ्रंट एंड में डेटा कैसे लाते हैं? ये तो देख भी लिया और कर भी लिया। सर आप फ्रंट एंड से बैक एंड में डेटा कैसे भेजते हैं? अब मुझे ये देखना है, ठीक है? अभी देखो डेटाबेस मैंने पढ़ाया नहीं आपको, डेटाबेस मैं इसके बाद पढ़ाऊँगा, लेकिन डेटाबेस में सेव कैसे कराते हैं, डेटाबेस से डेटा निकालते कैसे हैं, रन टाइम में कैसे सेव करते हैं, ये आपको आई विल लेट यू नो, ठीक है? लेकिन अभी आपको मैं ये बताता हूँ कि फ्रंट एंड से डेटा को बैक एंड में कैसे भेजोगे। अच्छा जो कुछ भी आप भेजोगे ना वो एक किसके फॉर्मेट में होगा, वेरिएबल के फॉर्मेट में होगा। बस तरीका थोड़ा-सा होता है कि मान लीजिए जैसे ये लॉगिन फॉर्म है, तो आपके अंदर बहुत सारे डेटा हो सकते हैं, ठीक है? लॉगिन फॉर्म है तो ईमेल ले रहे हैं ओपन, पासवर्ड ले रहे हैं, रजिस्टर ले रहे हैं और यहाँ पे इसके नीचे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स डाल सकते हो आप, ठीक है? आपको मान लो यूज़र नेम डालना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम ये सब कुछ भी डालना है तो आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? तो देखो, तो ये क्या है ना अब देखो लास्ट में आप इस ये चीज़ तो आपको पता होना चाहिए, एचटीएमएल का चीज़ है मैं नहीं आपको पढ़ाऊँगा। लेकिन लास्ट में एक टाइप सबमिट नाम का फॉर्म होता ही होता है, ठीक है? ताकि अगर आप यहाँ पे मान लीजिए 123@gmail.com डालूँ और पासवर्ड 1234 डालूँ, कुछ भी तो मैं ये देखो कहाँ भेज रहा है, ये रिपीट पासवर्ड जो आपका 1234 है, यूआरएल में आपको दिख रहा है। पीएसडब्ल्यू पासवर्ड आपका 1234 है और आपका जो ईमेल है 123@gmail.com। कि मेन चीज़ जो आपको देखने वाला है ना, वो देखो इस ये पर्टिकुलर डोमेन के बाद ये जो आईपी एड्रेस है ना, यहाँ तक आपको कुछ नहीं देखना है। स्लैश इसके बाद वो क्या कर रहा है, ये देखना है आपको। तो बाय डिफ़ॉल्ट अच्छा आपको ये भी पता है कि ये जो पेज है, मैंने कॉपी किया था कहाँ से? W3 स्कूल से, ठीक है? तो ये देखो एक्शन पेज डॉट पीएचपी हालाँकि ये पीएचपी के लिए है। मतलब जब आप पीएचपी एज़ अ बैकएंड लैंग्वेज या फिर बैकएंड जब थ्योरी इस्तेमाल करोगे, बैकएंड टेक्नोलॉजी एज़ अ पीएचपी तो उसके लिए बना हुआ था, ठीक है? लेकिन फिर भी ये कहाँ से आ रहा है? एक्शन अंडरस्कोर पेज का मतलब क्या होता है? एक्शन अंडरस्कोर पेज और इसके बाद ईमेल जो भी आपने अभी डाला था 123@gmail.com फिर पासवर्ड डाला था। इस एक्शन का मतलब ये होता है
कि जब भी आप इस रजिस्टर बटन को क्लिक करते हो, जब भी आप इस रजिस्टर बटन को क्लिक करते हो, कौन सा वाला? बैक करके मैं बताता हूँ, ये वाला रजिस्टर बटन जो है आपका, जब भी इसको क्लिक करते हो मतलब कि सबमिट करते हो, ठीक है? तो आपको आपने ये देखा होगा कि टाइप में सबमिट भी अपन क्लास लिखते हैं ताकि ये सबमिट करे। ये क्या करता होगा सबमिट जब आप करते हो तो? बेसिकली जब आप सबमिट करते हो ना डेटा, तो इसके पास कुछ एक्शन होते हैं। मतलब जो अब क्योंकि डेटा आप कहाँ लेते हो किसी यूज़र से? किसी फॉर्म में। जब आप फॉर्म बनाते हो, तो कहीं न कहीं फॉर्म के अंदर ही डेटा लेते हो आप। तो फॉर्म के अंदर आपको एक्शन लिखना पड़ता है, ठीक है? तो एक्शन के अंदर अब व या तो आप पीएचपी इस्तेमाल कर रहे हो या आप पीएचपी के अलावा जेंगो या कोई भी फ्रेमवर्क इस्तेमाल करो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करो या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करो, ठीक है? लेकिन आपको एक्शन लिखना होता है इसके अंदर। और भी चीज़ें लिखनी होती है, अभी मैं पढ़ाऊँगा आपको। पर फॉर्म के अंदर आपको एक्शन लिखना ज़रूरी है कि आप जब आप कोई बंदा जब फॉर्म फिल करने के बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करता है, तो एक्शन क्या होना चाहिए? ठीक है? कहाँ जाएगा वो? कहाँ रिडायरेक्ट करेगा? अभी फ़िलहाल देखा उसने क्या लिखा था एक्शन पेज डॉट पीएचपी। तो अगर पीएचपी अगर आप इस्तेमाल कर रहे होते ना, तो वहाँ पे क्या होता? आई डोंट नो पीएचपी, पर मुझे जहाँ तक लगता है और सही भी है कि जो एक्शन अंडरस्कोर पेज डॉट पीएचपी नाम का मतलब कोई एक डॉट पीएचपी नाम का फ़ाइल होता, ठीक है? जहाँ पर आप उसके तरीके से आप डेटा को ले रहे होते। उसके तरीके से आप डेटा को ले रहे होते वही ये वाला। ईमेल, पासवर्ड ये सब कुछ ले रहे होते हैं। अब पर यहाँ पे क्या करेंगे? आपको एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर व्यू क पहले मैंने आपको एमवीसी पढ़ाया था ना? मॉडल व्यू कंट्रोल तो या एमवीटी होता है मॉडल व्यू टेम्पलेट। ये क्या होता है? ये टेम्पलेट से व्यू, व्यू से टेम्पलेट होता है। मतलब ये रजिस्ट्रेशन का जो पेज है ना, ये कौन से व्यू से आया है? ऑब्वियसली आपको पता होगा ये जो आया है, ये होम पेज से आया है। सॉरी, ये रजिस्ट्रेशन पेज से आया है। मतलब रजिस्ट्रेशन जो फंक्शन है वहाँ से आया है। जब रजिस्ट्रेशन फंक्शन से आया है ना, तो यहाँ पर आप जो एक्शन लिखोगे, आप कौन से पेज पर भेजना चाहते हो? मतलब ये सारा डेटा कौन से पेज पर भेजना चाहते हो? वो लिखना है आपको। लेकिन अगर 2 तरीका है, या तो आप भेजना चाहते हो कि जिस फंक्शन से ये आया मतलब रजिस्ट्रेशन फंक्शन से आया ना, जहाँ से पेज को कॉल किया गया, तो जिस फंक्शन से ये आया, उसी फंक्शन पे डेटा जाए। ठीक है? तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे? मेथड 2 तरह के होते हैं। अभी अपन एक्शन इस्तेमाल नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है? अभी अपन ये देखने जा रहे हैं, इसके अंदर मेथड होता है, ठीक है? मेथड क्या? जहाँ से आपने इस फॉर्म को कॉल किया या इस पेज को कॉल किया है ना, ये वहीं पे डेटा को भेज देगा। तो इसके लिए अपन मेथड पोस्ट का इस्तेमाल करते हैं, पोस्ट, ठीक है? लेकिन आप किसी और फंक्शन में या फिर किसी और फंक्शन में आपने लिखा है इस पेज का मतलब लिंकिंग कि आप पोस्ट करते ही दूसरे पेज में चला जाए या दूसरे फंक्शन में चला जाए, तो गेट का इस्तेमाल करते हैं। गेट, जीईटी गेट 2 मेथड होते हैं और भी होते हैं, पर ये 2 अपन पढ़ने वाले हैं। तो मान लीजिए अच्छा ये चीज़ जो आप कर र ये चीज़ याद रखिएगा सबमिट का बटन क्लिक करते ही ये क्या करता है जेंगो क्या करता है आपके व्यूज़ फंक्शन पर भेजता है डेटा को। व्यूज़ फंक्शन पर डेटा को भेजता है इन द सेंस कि जो आपका डेटा है जो आपने इनपुट में डाला है, ये देखो इनपुट टैग में जो भी डाला आपने, ये इसको क्या करता है पता है? ये सिक्योर करता है, टोकेनाइज़ करता है। टोकेनाइज़ कैसे करता है जी? आपने पढ़ा है? वो आपको मैंने पढ़ाया था जब क्लास, तो उसमें सारे सिक्योरिटी का बहुत सारा मैंने फैक्टर आपको पढ़ाए थे, ठीक है? तो एनकैप्सुलेशन पढ़ा था, तो ये किस तरह से एनकैप्सुलेट करता है डेटा को। उसके बाद बैकएंड में क्योंकि हो सकता है आपके पास कुछ हैकर हो, जो आपके बीच में ही आपसे डेटा को छीनने की कोशिश करे। तो ये क्या करता है ये एनकैप्सुलेट कर देता है, मतलब डेटा को सिक्योर कर देता है। कैसे करता है जी? डेटा को सिक्योर करता है सबसे पहले तो आपको डेटा ये पेज registration.html कहाँ से कॉल किया गया है? इस पार्टिकुलर फंक्शन से कॉल किया गया है। तो जो भी डेटा होगा अपन उसी पे भेजने के लिए क्या करेंगे? मेथड लगाएँगे। मेथड क्या करेंगे? और मेथड क्या होना चाहिए आपका? मेथड जो है पोस्ट होना चाहिए, ठीक है? मेथड पोस्ट होना चाहिए। तो अब देखो हमने क्या किया सॉरी गलत जगह मैंने लगा दिया। आपको लगाना है यहाँ पर फॉर्म के अंदर, फॉर्म के अंदर टैग लगाना है क्या? मेथड इक्वल टू पोस्ट, मेथड इक्वल टू पोस्ट। ठीक है? इस फॉर्म के अंदर लगाना है और कहीं नहीं फॉर्म के अंदर। अब फॉर्म कहाँ है? जहाँ से स्टार्ट होगा और एक फॉर्म जहाँ पे एंड होगा। मतलब वही फॉर्म का टैग जहाँ पे रजिस्ट्रेशन का बटन होगा, उसके नीचे फॉर्म एंड होगा। मेथड क्या लगाना? पोस्ट। अब देखिए फिर से मैं रिफ्रेश करता हूँ और फिर से मैं क्या करता हूँ डेटा डालता हूँ इसके अंदर 123@gmail.com ठीक है? मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, बार-बार डालना ना पड़े। ठीक है? एक रजिस्टर पे क्लिक किया, देखो अब वो इंडेक्स्ड ये जो डॉट पीएचपी वाली फाइल थी, वो नहीं आया।
अब वो नहीं, अब ये कहाँ भेज रहा है डेटा को, भेजने की कोशिश कर रहा है, भेजा अभी भी नहीं, भेजने की कोशिश कर रहा है कहाँ? बैकएंड में। कहाँ भेजने की कोशिश कर रहा है? बैकएंड में। वो भी किस जगह पर? जिस जगह से आपने कॉल किया था, इस फंक्शन से आपने कॉल किया था, इस फंक्शन से। तो यहाँ पर भेजने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपसे कुछ कह रहा है, CSRF वेरिफिकेशन फेल्ड, रिक्वेस्ट अबॉर्टेड। रिक्वेस्ट जो आप, क्योंकि डेटा फ्रंट एंड से बैकएंड में भेजो या फिर बैकएंड से फ्रंट एंड में भेजो, कुछ ना कुछ ये तो रिक्वेस्ट तो करेगा ही करेगा, ऐसे कुछ ना कुछ तो नहीं भेज देगा। सबसे पहले रिक्वेस्ट करेगा, भैया मैं एक डेटा भेज रहा हूँ। दूसरी बात, इसको सिक्योर कर दो जी। तो CSRF वेरिफिकेशन क्या होता है? CSRF बेसिकली एक मेथड होता है जो आपने जो कुछ भी डेटा फ्रंट एंड में भेजना है उसको टोकनाइज कर देता है। टोकनाइज इन द सेंस कि उसको सिक्योर कर देता है। मतलब जब से बैकएंड फ्रंट एंड से जब वो बैकएंड में आएगा ना, तो टोकनाइज हो जाएगा। मतलब अगर मान लो आपका ईमेल आईडी है 123@gmail.com, ये इसको 1 हैच 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 मतलब एन्क्रिप्ट डिक्रिप्ट आपने पढ़ा है ना, उस तरह से टोकनाइज कर देता है, अलग-अलग भागों में बाँट देता है। तो उसके लिए CSRF यहीं पे आपको लगाना पड़ेगा। पहला फॉर्म के अंदर आपने क्या लगाया? मेथड इक्वल टू पोस्ट, उसी के जस्ट नीचे आप एंटर दबाइए और यहाँ पर आप लिखिए अ, यहाँ पे परसेंट लगाइए CSRF अंडरस्कोर टोकन, ठीक है? और 1% से इसको क्लोज कर दीजिए, ठीक है? अब चलिए जी इसको करते हैं रिफ्रेश और डालते हैं अपन पासवर्ड कुछ भी, जो भी आपका टैग आपने लिखा है, ठीक है? इसको करते हैं अपन हार्ड रीसेट 1 2 3 सॉरी हाँ, और 1 2 3 4 देखिए, अब जब भी क्लिक कर रहा बंदा, अब वो डेटा भेज दे रहा है, ठीक है? मान लीजिए ये सब डेटा हमने डाला था ना, ठीक है? ये सब डेटा हमने डाला था और करते रजिस्टर। अब देखो यहाँ पे एरर नहीं दे रहा है आपको, जैसे आप रीसेट किया आपने तो एरर नहीं दिया। अब CSRF टोकन जैसे ही मैंने लगाया, ये क्या कर रहा है, ये इसको टोकनाइज़ करके बैकएंड में भेज दे रहा है। कहाँ भेज रहा है? जहाँ से इस पेज को आपने कॉल किया था, रजिस्ट्रेशन पेज से आपने कॉल किया था ना, उसी जगह पर ये भेज रहा है, डेटा को भेज रहा है, ठीक है? ये देखो, जब भी आप डालोगे अ, जब भी डालोगे देखो, डेटा को भेज दिया उसने। भेज दिया, अब एरर नहीं आया। जैसे ही आपने अच्छा, भेजने के बाद कहाँ भेजता है ये? बैकएंड में, मतलब इस फंक्शन में। इस फंक्शन में कैसे लोगे? तो देखो, रिटर्न तो सबसे लास्ट टैग होता है ना किसी पाइथन का। जो भी किसी फंक्शन आप लिख रहे हो तो रिटर्न सबसे लास्ट स्टेटमेंट है। रिटर्न से पहले ही आपको लिखना पड़ेगा। क्या? जब आप डेटा ले रहे हो, अब वो कुछ भेज रहा है, तो आप लेने का भी तो तरीका होता होगा। कैसे लोगे आप? तो उसके लिए एक तरीका होता है कि जो कुछ भी, जैसे आपने एक चीज़ देखा होगा, जब भी आप कोई पेज बनाते हो, इनपुट टैग जब लेते हो, ये देखो इनपुट टैग है ना? ये इनपुट टैग है, ये इनपुट टैग है, ये भी इनपुट टैग है। तो इनपुट टैग में आप नाम लिखते हो, नेम इक्वल टू ईमेल, आप लिखते हो नेम इक्वल टू पासवर्ड, नेम इक्वल टू पासवर्ड रिपीट, ऐसा कुछ लिखते हो ना? ठीक है? ऐसा कुछ लिखते हो नेम, इसी नेम की मदद से हमें डेटा को बैकएंड पर लेना होगा, ठीक है? कैसे लोगे जी? अच्छा, जब ये रजिस्टर पे क्लिक करेगा तभी डेटा आना चाहिए, अदरवाइज़ डेटा नहीं आना चाहिए, नहीं तो पता चलेगा दिन भर डेटा आते ही रहेगा बिना रजिस्टर का ही, ठीक है? रजिस्टर पे क्लिक करेगा, जैसे ही रजिस्टर पे बंदा क्लिक करेगा, ये मेथड इक्वल टू जो पोस्ट है ये हिट हो जाएगा। ये क्या होगा? हिट होगा। ये डेटा पोस्ट करने लगेगा बैकएंड में, ठीक है? तो अब जब क्लिक करेगा तभी ना, ऐसे तो नहीं। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा इफ, जैसे रिक्वेस्ट करेगा तो रिक्वेस्ट डॉट मेथड, मतलब रिक्वेस्ट डॉट मेथड, जो रिक्वेस्ट कर रहा है, जो भी पेज रिक्वेस्ट कर रहा है, कहाँ आपका जो ये रजिस्ट्रेशन डॉट एचटीएमएल है, कहाँ से भेजा था आपने? यहाँ पे भेजा था, देखो रिटर्न किया था। तो अगर ये पेज रिक्वेस्ट कर रहा है और उसका मेथड क्या हो? इक्वल टू क्या हो? पोस्ट हो। कहाँ लिखा था हमने? मेथड इक्वल टू पोस्ट। ये फॉर्म में देना ना भूलें। अगर वो रिक्वेस्ट, जैसे रिक्वेस्ट कर रहा है, ये रजिस्ट्रेशन डॉट एचटीएमएल अब रिक्वेस्ट कर रहा है। पहले पेज तो आपने भेज दिया, अब ये कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है। क्या रिक्वेस्ट कर रहा है? तो हम ओपन चेक कर रहे हैं, अगर वो मेथड जो रिक्वेस्ट कर रहा है उसका मेथड, ये मेथड क्या हो? पोस्ट हो। पोस्ट हो, इसका मतलब अपन डेटा को कुछ ले रहे हैं, कुछ डेटा ले रहे हैं। तो अपन अब क्या करेंगे? अगर वो पोस्ट होगा, जैसे ही बंदा इसने क्लिक किया सबमिट बटन पे, तब क्या करना है हमें? ये नेम से डेटा को फेच करना है, ये नेम। ये जो टैग में आपने नाम लिखा है ना यहाँ पे, तो कैसे लोगे? अब आपको देखो, डेटाबेस में तो इन फ्यूचर आपको सेव करना है, ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, डेटाबेस में सेव करना है। तो अब ये चीज़ अपन बाद में देखेंगे कि डेटाबेस में सेव कैसे करते हैं, ठीक है? तो डेटाबेस में सेव करेंगे बाद में। अब यहाँ तक तो डेटा आए, डेटा बैकएंड में ही सेव करते हैं ना डेटाबेस बना के। तो बैकएंड में तो कम से कम डेटा आए तब सेव कर पाएँगे ना। तो नेम इक्वल टू, सॉरी पहले ईमेल था ना,
तो ईमेल पहले आप आगे पीछे ले सकते हो, ये एक साथ टोकनाइज़ करके भेजता है, जो सीएसआरएफ वेरिफिकेशन मैंने लगाया ना, टोकनाइज़ करके एक साथ डेटा भेजेगा, ठीक है? तो जब डेटा आ गया, तो मान लीजिए आपको एक नया ये वेरिएबल आप एक नया वेरिएबल नाम ले लो, ठीक है? कि जब आपका ईमेल आएगा तो किस नाम पे आपको रखना है, आपका पासवर्ड आएगा तो किस नाम में रखना है, एक वेरिएबल पाइथन में जिस तरह से क्रिएट करते हैं। अच्छा, डेटा कहाँ से आ रहा है? हमारा फ्रंट एंड से आ रहा है, तो रिक्वेस्ट पोस्ट हो रहा है ना डेटा, और इसके अंदर उसका नाम डाल दीजिए जो फ्रंट एंड में इनपुट टैग में आपने लिया था, ईमेल नाम है ना, ईमेल डाल दीजिए, ठीक है? आप यहाँ पे ईमेल आईडी कुछ भी ले सकते हो, ठीक है? ये आपकी मर्जी है, क्योंकि ये आप पाइथन का एक वेरिएबल बना रहे हो। अच्छा, जो कुछ भी डेटा होगा आप बैकएंड मतलब डेटाबेस में आप सेव करोगे तो वेरिएबल के थ्रू करोगे, ठीक है? तो एक आपने वेरिएबल बनाया पाइथन का, उसके अंदर आपने ये डेटा लिया, ठीक है? आपको फिर क्या था, पासवर्ड था, PASSWORD, पासवर्ड इक्वल टू क्या पासवर्ड नाम का एक वेरिएबल आपने बनाया है, ठीक है? REQU रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, पोस्ट हो रहा है डेटा, और क्या नाम से पोस्ट हो रहा है? आपने इनपुट टैग में क्या लगाया था? नेम PSW, ठीक है? PSW नाम से पोस्ट हो रहा है भाई, ठीक है जी। और कुछ है? हाँ, और कुछ है, क्या है? रिपीट पासवर्ड है, REP_PSW मान लीजिए, एक हमने वेरिएबल बनाया, और रिक्वेस्ट डॉट क्या करेंगे, उससे पोस्ट करवाएंगे, ठीक है? पोस्ट, और क्या नाम से पोस्ट होगा जी? यहाँ पे नेम क्या है उसका? नेम जो आपने लगाया था PSW रिपीट, जो भी नाम आप ले सकते हो, आपकी मर्जी है, इसमें कोई इशू नहीं। तो हमने ये करा दिया। अब चलिए क्या करते हैं, अपन प्रिंट करा के चेक करते हैं। जब डेटा यहाँ पे आ रहा है, पाइथन की फाइल है, प्रिंट करा सकते हैं, क्यों नहीं करा सकते? ईमेल आईडी कोमा पासवर्ड कोमा रिपीट पासवर्ड, REP_रिपीट पासवर्ड। अब जैसे ही वहां पे क्लिक करेगा और यहाँ पर आएगा बैकएंड पर, तो बैकएंड पर अपन चेक कर रहे हैं, इफ कंडीशन हमने लगाया, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट, अगर है पोस्ट है इसका मतलब इसने सबमिट किया है। यहाँ पे अपन ले रहे हैं सबसे पहले क्या, ईमेल आईडी, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, रिक्वेस्ट ही तो कर रहा है, डॉट पोस्ट, पोस्ट वही जो पोस्ट कर रहा है वहां से, ठीक है? तो ईमेल हो गया उसका, ठीक है? फिर पासवर्ड के अंदर क्या रख रहे हैं अपन, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट PSW, जो भी वहां पे नाम था। यहाँ पे अपने नया वेरिएबल बनाया पाइथन के अनुसार, ताकि उसको अपन बैकएंड में रख सके, यूज कर सके अपने हिसाब से, ठीक है? तो अपन क्या करते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश, मैंने रिफ्रेश, और यहाँ पे डालते हैं डेटा 123@gmail.com, और पासवर्ड लिख देते हैं 1234, और करते हैं रजिस्ट्रेशन। देखो, रजिस्टर बटन क्लिक किया, सेम टू सेम वो जगह पे चला गया, ठीक है? अब चेक करते हैं क्या, देखो सबसे ज्यादा जिसका इंतजार था आपको, बैकएंड मतलब प्रिंट करके हमने चेक किया था, ये देखो 123@gmail.com, आपका क्या है, ईमेल आईडी है, 1234 पासवर्ड है, 1234 रिपीट पासवर्ड है। 3 वेरिएबल्स था, 3 वेरिएबल्स को हमने प्रिंट भी किया, फ्रंट एंड से डेटा भेजा, कहाँ आया, यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू, अगर पोस्ट है तो हाँ ठीक है, ईमेल आईडी चाहिए मुझे, ईमेल आईडी कहाँ से मिलेगा, पहला टैग आपका ईमेल आईडी था, तो ईमेल ये क्या है, ये नेम है जो आपने डिफाइन किया था इनपुट टैग के अंदर, ये, ठीक है? अब क्योंकि पाइथन में कर रहे हैं तो पाइथन के अनुसार हमने एक नया वेरिएबल बनाया, ईमेल आईडी, आपकी मर्जी है, कुछ भी नाम ले सकते हो, पासवर्ड नाम ले लिया मैंने, ये नाम ले लिया, कुछ भी। अब इसका अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो। इस्तेमाल क्या? यहाँ पे मैंने जिस पे प्रिंट किया उस तरह से आप डेटाबेस का लिंकिंग, जब मैं सिखाऊँगा आपको डेटाबेस, तो डेटाबेस यहाँ पे सेट कर देंगे और इसको डेटाबेस में सेव कर लेंगे, ईमेल आईडी, पासवर्ड सब कुछ है डेटाबेस में सेव हो जाएगा। बस यही तरीका है आपका लेने का। अब मैं कुछ भी प्रिंट करके चेक भी कर सकता हूँ। प्रिंट द ईमेल आईडी इज़, अब क्या ईमेल आईडी इज़, वहाँ पे मैं लिख देता हूँ ईमेल आईडी वेरिएबल, ठीक है? और लिखता हूँ एंड द फर्स्ट पासवर्ड इज़, लिख देता हूँ पासवर्ड, जो भी वेरिएबल हमने जिस वेरिएबल में हमने रखा, एंड द रिपीट पासवर्ड इज रिप अंडरस्कोर पासवर्ड, ठीक है? अब मैं रख रहा हूँ इस तरह से, ठीक है? जहाँ देखें कोई एरर तो नहीं है, कोई एरर नहीं है जी, ठीक है? अब यहाँ पे करता हूँ मैं रिफ्रेश, ठीक है? अब मैं मान लीजिए यही करता हूँ 1234 ठीक है? करते हैं जी रजिस्ट्रेशन, मतलब सबमिट, देखते हैं अब हो गया सबमिट। अब देखो यहाँ पे क्या आया, द ईमेल आईडी इज 1234@gmail.com एंड द पासवर्ड इज 1234 एंड द रिपीट पासवर्ड इज 1234। समझ गए आप मेरी बात को? तो किस तरह से अपन बैकएंड में भेजते हैं। अच्छा, ये जब रजिस्टर बटन पे क्लिक करते हैं ना, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक जैसे ही करते हैं, ये यहाँ पे डेटा पहुंचता है कहाँ, यहाँ पे, और ये सब हम वेरिफिकेशन करते हैं कि मेथड पोस्ट है या नहीं है, तो ठीक है, ईमेल आईडी क्या है, इस नाम से है, पासवर्ड क्या है, इस नाम से, पोस्ट करते जाओ, ऐसा कई सारे हो सकते हैं आपके फॉर्म में,
10, 20, 50 जितना फॉर्म आप ले रहे हो, जितना बड़ा, जो कुछ भी आप ले रहे हो, वो अपन ले सकते हो, ठीक है? जो आपने टैग बनाया है यहाँ पे, इमेज टैग होगा तो इमेज ले सकते हो, सब कुछ ले सकते हो डेटा को, ठीक है? और जब आपको डेटाबेस सिखाऊँगा तो आप उसमें स्टोर भी कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ जो याद करने चीज़ है, आपको मान लीजिए यहाँ पे डेटा आपने ले लिया, अभी अपन क्या कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रिंट कर रहे हैं। इसके जगह पे जब अपन डेटाबेस पढ़ लेंगे तो प्रिंट नहीं करेंगे, प्रिंट करके भी चेक कर लेंगे और साथ-साथ डेटाबेस में सेव भी करा देंगे। ठीक है? सेव कराने के बाद क्या? आपने देखा होगा आप जब फॉर्म भरते हो ना, तो जैसे ही आप उसपे रजिस्टर करते हो तो सेव करने के बाद वो दूसरे फ़ाइल पे भेज देता है, लॉगिन पेज पर भेज देता है। ठीक है? जैसे आप रजिस्टर कर लेते हो, वो आपको लॉगिन पेज पर भेज देता है। अब ये कैसे करता है जी? तो जैसे ही आप बैकएंड में ही वो करते हो, मतलब कैसे? जैसे आपने ये डेटा ये ले लिया, सब कुछ आपने फॉर्म फिल अप कर दिया, फिर ये प्रिंट किया, अभी मैं प्रिंट कर रहा हूँ, डेटाबेस जब होता तो डेटाबेस में सेव कर देता। इसके बाद वाली लाइन पे क्या करना है, ये रिटर्न पे ध्यान मत दो आप, रिटर्न फर्स्ट टाइम के लिए होता है। फर्स्ट टाइम जब इस पेज को कॉल किया जाता है इस फंक्शन को तो रिटर्न करता है पेज। ये हमेशा पेज वही रिटर्न नहीं करेगा, आप यहाँ पे अगर कुछ नहीं डिफाइन कर रहे हो, तब ये फिर वही पेज पे रह जाएगा। ठीक है? वही पेज पे रह जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अभी आपने देखा डेटाबेस रजिस्टर करने के बावजूद भी ये इसी पेज पे रहता है। लेकिन आप चाहते हो कि जैसे ही रजिस्टर के बटन पे क्लिक करें और यहाँ पे हम उसका डेटा ले लें, रजिस्टर कर लें, डेटाबेस में रख दें और वो लॉगिन पेज पे चले जाए या किसी और पेज पे चले जाए, आपकी मर्ज़ी के हिसाब से। क्या करोगे? यहाँ पे रिटर्न कर दोगे। रेंडर आपने देखा था, रेंडर के साथ-साथ एक होता है रिडायरेक्ट। रिडायरेक्ट मतलब कहाँ किस पेज पे आप रिडायरेक्ट कर रहे हो? कौन से पेज पर? रिटर्न कर रहे हो मतलब ये रिटर्न किसके लिए है? इस मेथड के लिए है। मतलब इतना सारा काम हो गया, डेटा हमने ले लिया, डेटाबेस में सेव करा दिया, प्रिंट-विंट जो भी करना था। अब उसके बाद रिटर्न कर रहे हैं अपन, यहीं से रिटर्न, यहाँ से नहीं, ये तो मेन रिटर्न है, जो पेज को रिटर्न करता है ये। अब अपन चाहते हैं कि यहीं से जब सेव हो जाए तो रिटर्न कर दे, कहाँ? आप कर दो, आपको जहाँ करना है। जैसे मुझे करना है, मैं चाहता हूँ कि ये हो जाए अ कॉन्टैक्ट सेक्शन पे चले जाए। CONTACT यूआरएल देना है, क्या देना है? यूआरएल कॉन्टैक्ट सेक्शन पे चले जाएँ। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ इस पेज को रिफ्रेश, कोई देखो कॉन्टैक्ट पेज पे चला गया, मतलब बैक करिए रजिस्ट्रेशन पेज पे आइए, ठीक है? रजिस्ट्रेशन करिए मान लीजिए पासवर्ड हमने डाला 1 2 3 4 पासवर्ड हमने डाला 1 2 3 4 और करता हूँ क्या रजिस्टर पे क्लिक। जैसे ही क्लिक होगा, कहाँ आएगा डेटा? ये, पोस्ट करेगा यहाँ तक, प्रिंट भी करेगा, फिर देखेगा भैया अगला लाइन ये है कि कॉन्टैक्ट पेज पे रिडायरेक्ट करना है यूआरएल आपका। रजिस्टर किया, देखो डेटा भी आ गया, देखो यहाँ डेटा भी आ गया कि नहीं? सारे डेटा आ गए। उसके बाद ये कॉन्टैक्ट पेज पर भी आ गया, रजिस्टर करते ही। कितना फास्ट है ना जेंगो और कितना ईज़ी टू यूज़ है ना? इससे ज़्यादा ईज़ी कोई होगा फ्रेमवर्क? नहीं होगा, ठीक है? तो ये देखा आपने, ये सब पेज पर तुरंत कन्वर्ट हो गया यार, मतलब काफ़ी सही चीज़ है ये, ठीक है? अब यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी मतलब कुछ भी। अच्छा, ये डेटा यहाँ पे डेटाबेस अपन बाद में बनाएँगे, अभी फ़िलहाल प्रिंट करके चेक कर रहे हैं, डेटा सही से आ तो रहा है ना कम से कम। देखो, यहीं पे आप चेक भी कर जैसे आपने देखा होगा कि पासवर्ड और रिपीट पासवर्ड सेम होना चाहिए। ये पासवर्ड और ये पासवर्ड दोनों सेम होना चाहिए ना? जैसे इस पेज पे अगर जाओ, तो ये पासवर्ड रिपीट सेम होना चाहिए। आप या तो जावास्क्रिप्ट आपके पास एक ऑप्शन है कि आप जावास्क्रिप्ट jQuery वगैरह लगा लो, ताकि यह फ्रंट एंड में ही चेक करके सही डेटा भेजो आप बैकएंड में। या फिर यहाँ भी आप चेक कर सकते हो कैसे? इफ पासवर्ड इक्वल टू रिपीट पासवर्ड, ठीक है? अगर ये दोनों बराबर है, तो क्या रिटर्न कर रहे हैं अपन? पास, मतलब पास कुछ भी नहीं रिटर्न कर रहे। एल्स अगर दोनों बराबर नहीं है, ठीक है? तो क्या कर रहे हैं अपन? रिटर्न रिडायरेक्ट, डायरेक्ट उसी पेज पर, कौन से पेज पर? जिस पेज पे है वो, मतलब रजिस्ट्रेशन पेज पे, रजिस्ट्रेशन मतलब उसी पेज पे रह जाएगा, रजिस्ट्रेशन पेज पे ही। चलिए जी फिर से अपन रन करा के देखते हैं एक बार, ठीक है? अभी देखो, मैं क्या किया 123@gmail.com डाला, इसके अंदर मैं डालता हूँ 1 2 3 4 इसके अंदर डालता हूँ 1 2 3 4 5 रजिस्टर करते हैं। देखो, इसी पेज पे रह गया, यहाँ पे कुछ डेटा नहीं आया, ठीक है? कुछ भी डेटा नहीं आया, इसी पेज पे रह गया। अगर सही डालता मैं, जैसे 1 2 3 4 यहाँ डाला, 1 2 3 4 यहाँ डाला, दोनों सही है, देखो कॉन्टैक्ट पेज पे आ गया। मतलब आप पाइथन का स्क्रिप्ट यहाँ पे आपने लिखा कि यदि पासवर्ड दोनों सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं, पास कर दो जी। अगर नहीं है सेम, एल्स मतलब नहीं है सेम, तो रिटर्न कर दो क्या? रजिस्ट्रेशन पेज, मतलब जहाँ पे है, वहीं पे रिटर्न कर दो, ठीक है? तो यहाँ तक देखा, आप अपने प्रोजेक्ट में करो, आपको कोई डिफिकल्टीज़ आती है, तो आप मेरे को बताओ, हम आपका सॉल्यूशन निकालेंगे और करेंगे हल, चाहे जैसे हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय बाय।